मतलब हो गया एवरेजेस। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे एक सब्जेक्ट ए है उसमें 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, दूसरे सब्जेक्ट में मेरे 30 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, तो हम क्या कहेंगे कि एवरेज मार्क्स कितने हो गए, 40 + 30 अपॉन 2, 35 एवरेज मार्क्स हो गए। ये तुम लोग अभी तक हमेशा निकालते भी आए हो कि तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स ऐड किए, डिवाइड बाय 5 किया तो मेरे एवरेज मार्क्स आ गए, और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो उसे परसेंटेज में निकाल दिया। तो एवरेज वर्ड तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, बिल्कुल एक वो वर्ड है जो तुमने पहले अच्छे से सुना हुआ है। तो अर्थमेटिक मीन में भी वही सब बातें हमें करनी है, बट थोड़े से सिस्टमैटिक वे में और पढ़ लेंगे। उसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि हमारे पास 3 तरह की सीरीज़ होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब हो गया ओनली वेरिएबल, नो फ्रीक्वेंसी, सिर्फ वेरिएबल्स हैं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब मान लो हमने कहा कि एक क्लास में ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे हैं, और उन 6 बच्चों के मार्क्स किसी के आए हैं 10, इसके आए 12, इसके आए 18, इसके आए 15, इसके भी आए 15 और इसके आए 20। तो अब अगर मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो मैं कहूँगी समीशन ऑफ x अपॉन n। समीशन ऑफ x मतलब ये जो सम टोटल ऑफ मार्क्स है 10 20 30 40 70 एंड 90, और n हमारे पास हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 6, तो मीन आ जाएगा 90 अपॉन 6। ये हमारे एवरेज मार्क्स आ गए। मतलब यहाँ पे कोई भी हमारे पास, जबकि 15 2 बार आ रहा है, उसके बावजूद भी हम फ्रीक्वेंसी नहीं शो कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई इसके इतने इतने हैं। मतलब अगर हमने कहा कि ये हमारे पास फैमिली है, फैमिली A B C D E, 5 फैमिलीज़ हैं, इनकी इनकम पर डे, पहली फैमिली की इनकम 500, 400, 800, 400, ठीक है, और 500, ऐसे है। अब यहाँ पे 400 2 बार आ रहा है, 500 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें मेंशन क्या है कि 5 फैमिलीज़ की ये इनकम है। अब हमें एवरेज इनकम निकालनी है पर डे, तो हम क्या करेंगे, समीशन x अपॉन n। x क्या है, ये वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल टर्म का मतलब क्या हुआ, विच चेंजेस टाइम टू टाइम, वेरी करता है। फैमिली तो यही रहेंगी 5, लेकिन हो सकता है कल इनकी इनकम कुछ और हो जाए, नेक्स्ट मंथ कुछ और हो जाए, नेक्स्ट ईयर कुछ और हो जाए, इनकम में चेंज होता रहेगा, बट फैमिली तो वही रहेंगी। तो विच चेंजेस, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। अब यहाँ पे समीशन x कितना हो गया, 900 1700 एंड 21 एंड 26, तो 26 अपॉन ये हमारे मिला के हैं 5, ये रुपीज़ में आ गई हमारे पास इनकम 520। तो इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, ये जो दोनों तरीके से हमने निकाला, तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ का है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। इसी तरह से हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड भी आता है।
इनडायरेक्ट मेथड, जिसे हम एज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं। एज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड। इसमें हम मीन कैसे निकालेंगे? समीशन dx अपॉन n। जैसे कि वापस से हम बात करते हैं फैमिली A B C D E। इनकम मान लो पर मंथ ले ली हमने, इसकी है 20,000, इसकी है 30,000, इसकी है 25,000, 40,000 और 30,000। ठीक है। अब ये सीक्वेंस में भी नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है ना ये, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसको सीक्वेंस में करेंगे। हमारे लिए ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, हमारे लिए सिर्फ ये रिलेवेंट है, तो हमने इसको पहले सीक्वेंस में लिखा। 20,000, 25,000, 30,000, 30,000 और 40,000। अब इसके मिडिल में कौन सी वैल्यू है? 30,000 है, इसे हमने एज्यूम मीन ले लिया। dx x माइनस ए, तो ये x है, तो dx इज x माइनस ए। a की वैल्यू हमारी है 30,000, तो 20,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000, 0 0 और 10,000। तो समीशन dx का मतलब, समीशन dx इज, इन दोनों का हमने सम किया -15, -15 में से 10,000 माइनस किया तो -5,000। तो अब मीन की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस a था 30,000 माइनस 5,000 अपॉन n इज 5, तो मतलब 30,000 माइनस 1,000। ये हमारे पास एवरेज इनकम आ गई पर मंथ पांचों फैमिलीज की। इसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, क्योंकि जब फिगर्स बड़ी हों तो उन फिगर्स को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड ले लेते हैं। तो दो मेथड्स हैं इसमें, ठीक है। सेकंड हमारे पास सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब हुआ जहाँ पर वेरिएबल भी है एंड फ्रीक्वेंसी भी है। मतलब हमारे पास, मान लो हमने कहा मार्क्स वेरिएबल 10, 20, 30, 40, 50। अब हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 10 नंबर 2 बच्चों के आए हैं, 20 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 30 नंबर मान लो 8 बच्चों के आए, 40 नंबर 7 बच्चों के आए, 50 नंबर 10 बच्चों के आए। फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन, मतलब कि कितनी बार ये रिपीट हो रही हैं। 10 नंबर 2 बच्चों में आ रहे हैं, तो हमारे पास यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं? 5, 13, 20 एंड 30। समीशन f, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब समीशन fx अपॉन n, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड समीशन fx अपॉन n। तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है? समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 30।
हमने ये देख लिया कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, टोटल इस क्लास में बच्चे कितने हैं, 30 बच्चे हैं। अब एफ एक्स, ये एफ हो गया, ये एक्स हो गया, 20, 60, 240, 280। अब देखो नंबर कितने सारे हो गए, बड़े बड़े हो गए तो ठीक है ना, 1100। तो यानी कि मीन की वैल्यू क्या हो गई, 1100 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल। ये हमारे पास एवरेज मार्क्स आ गए। अब ये फिगर्स इतनी बड़ी हैं तो इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, इससे भी बड़ी फिगर्स होंगी तो और कैलकुलेशन होंगी। तो ऐसे में हमारे पास आता है इनडायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में वही मतलब इसे हम शॉर्टकट भी कह देंगे, इसे हम एज्यूम्ड मीन भी कह देंगे, सेम। और यही हमारा चलेगा, सेम फॉर्मूला जो ऊपर हमने किया था, a प्लस समीशन dx था, अब यहाँ पे f हो गया। तो फॉर्मूले याद करने मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा dx था, अब यही dx हमारा f dx में आ गया, सेम चल रहा है। अब देखो आंसर पे कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमारा ऊपर वाला इक्वेशन हम लेके चलते हैं, x और f, 10, 20, 30, 40 एंड 50, 2, 3, 8, 7 एंड 10, n इज इक्वल टू 30। अब हमारा पहला स्टेप dx निकालना है। dx का मतलब हो गया डेविएशन फ्रॉम x। इंडिविजुअल सीरीज में भी dx का मतलब है डेविएशंस फ्रॉम x। डेविएशंस फ्रॉम x मतलब सेम रहेगा, x माइनस ए। a हमेशा मिडिल फिगर लो, जैसे कि 30 हो गया। ध्यान क्या रखना है कि एज्यूम्ड मीन हमेशा वेरिएबल में से लेना है, एज्यूम्ड मीन कभी भी फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखोगे। अगर यहाँ पे 5 आइटम्स की जगह 6 आइटम हो जाती तो तुम कोई भी ले लो बीच की फिगर, ठीक है। मान लो मैं इसी को थोड़ा अब चेंज कर दूँ, इसी को मैं करके दिखाती हूँ। इसी में मैंने कहा यहाँ पे 30 और ये 60, ठीक है ना, ये 10 और मान लो ये भी 10, तो मेरे पास n की वैल्यू हो गई 40। अब मैं एज्यूम्ड मीन 30 या 40 में से कोई भी एक ले सकते हो, मेरे फाइनल आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला इस बात का। मान लो मैंने 40 ले लिया, तो -30, 10 - 30, 20 - 30, 10, 0, 10, 20 एंड 30, ये हमारा dx आ गया। f dx का मतलब f को और dx को मल्टीप्लाई कर दिया, 60, 30, 0, 70, 200, 300। थोड़ी सी फिगर सब छोटी हो गई ना, -90, 570, तो ये आंसर आ गया समीशन f dx इज 480। नाउ द वैल्यू ऑफ मीन इज a प्लस, ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, a प्लस a इज 40 प्लस 480 अपॉन 40, 52। इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड। और इसमें तीसरा मेथड भी एक होता है डिस्क्रीट सीरीज में, स्टेप डेविएशन मेथड।
स्टेप डेविएशन मेथड। होने को इसको हम इंडिविजुअल में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें मेनली डिस्क्रीट में और थर्ड जो सीरीज़ हम करेंगे कंटिन्यूस, उसमें ज़रूरत पड़ती है। स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला होगा सेम, a प्लस समीशन f। अब dx की जगह आ जाएगा d डैश x अपॉन n इंटू आई। अब d डैश x का मतलब हो गया डेविएशंस फ्रॉम dx, i का मतलब हो गया क्लास इंटरवल। ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज का मतलब हुआ जहाँ पे क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि 0 to 10, अगर ये मार्क्स हैं कि 0 to 10 के बीच में मार्क्स कितने लोगों के आए हैं? 8 बच्चों के आए हैं। 10 to 20, अब इसमें क्या होगा, 9.9 तक के मार्क्स इस कैटेगरी में होंगे। जैसे ही किसी के 10 आएंगे वो यहाँ आएगा 9, फिर 19.9 तक के मार्क्स यहाँ आएंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि हम ये कहते हैं कि अपर लिमिट इज इंक्लूडेड, सॉरी एक्सक्लूडेड। तो इसलिए ये है एक्सक्लूसिव सीरीज, इसे हम कहेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है। इसमें फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो हमारे पास मीन, हमेशा पहले समझने पे कंसंट्रेट किया करो। ठीक है। आप लोग एकदम से जो नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे आप लोग एक ही काम पे कंसंट्रेट कर पाते हैं, लिखने पे। पहले समझ लो, उसके बाद उसको नोट डाउन करो। उससे क्या होगा, आपके साथ के साथ रिवीजन हो जाती है कि हमने पहले समझ लिया अच्छे से, फिर हम नोट डाउन करेंगे तो हमारी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। आपको पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या टाइम सेव करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला वही चलेगा, fx की जगह fm हो जाएगा अपॉन n। अब m क्या है, मिड वैल्यू, और n क्या है, समीशन f। यानी कि हमने इसका टोटल किया 13 and 3 16, 22, 26, 36 एंड दिस इज़ 42। तो हम इसको 42 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 प्लस 9 21, 22 प्लस 12 34 प्लस 6 40। अब हमें मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 10 प्लस 0 अपॉन 2 5, 20 प्लस 10 अपॉन 2 15, 30 प्लस 20 अपॉन 2 25, 35, 45 एंड 55। अब ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ वाले फॉर्म में आ गई कि ये हमें x दिया हुआ है और ये f दिया हुआ है, क्योंकि जो m मिड वैल्यू है वो x को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे fm, बिल्कुल fm कितना हो गया, 40, 75, 75, 35 इंटू 6 कितना हुआ, दिस इज 210, 45 इंटू 12 दिस इज 540 एंड 55 इंटू 6 दैट इज 330। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी फिगर्स आई हैं ये। अब इनको हमें टोटल करना है, तो ये आ जाएगा 210 प्लस 75 प्लस 75 एंड प्लस 40। दिस इज 1270 मीन्स मीन इज इक्वल टू 1270 अपॉन 40। तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 31
0.75। ये मार्क्स हो गए एवरेज मार्क्स। अब क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी कैलकुलेशन हो गई, तो हमें चाहिए कि क्यों ना हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से करें। फॉर्मूला सेम रहेगा, a प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है ना। वैल्यूज़ यही रहेंगी जो हमारे पास यहाँ थी, 0 to 10 से 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50 और 60। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8536, 8536 सॉरी हाँ 8536 126। पहला स्टेप वही रहेगा, मिड वैल्यू निकालने का, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। लेकिन अब dx बिल्कुल सेम वही, x माइनस ए। अब यहाँ पे x को m रिप्रेजेंट कर रहा है और a में हम मिडिल में कोई भी ले सकते हैं। मान लो मैंने 25 ले लिया, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 0, फिर ये प्लस 10, 20 एंड 30। अब हमारे लिए कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो गई। हमने जब एफ डी एक्स निकाला तो थोड़ा सा 160 हमने एफ को और डी एक्स को मल्टीप्लाई किया, -50, 0, 60, 240 एंड 180। तो ये हो गया -210 और ये हो गया 300 एंड 480। तो कितना आ गया, समीशन एफ डी एक्स इज 7, 0 एंड 2 पॉजिटिव। अब जब हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो a की वैल्यू है 25, समीशन एफ डी एक्स इज़ 270 और n हमारे पास यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 40। तो मीन इज़ 25 प्लस 270 अपॉन 40। तो 25 प्लस इसको जब हमने डिवाइड किया 27 को 4 से, तो 6.75। अल्टीमेटली आंसर यही आया। देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम आया। मतलब मेथड चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका मेथड चेंज होने के बावजूद भी आंसर पे कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इनफैक्ट अब हम अगर सेम क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से करें तो स्टेप डेविएशन से भी फॉर्मूला वही रहेगा, a प्लस समीशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू सी। यहाँ पर हम c भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट है कि c हो या i हो, है क्लास इंटरवल ही। अब हमने वापस x एंड f 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 40, 50 और 60। 8, 5, 3, 8, 5, 3, 6, 12, 6 थी आई सपोज। इसका टोटल था 40। पहला स्टेप अगेन वही कि मिड वैल्यू निकाल दी, 5, 15, 25, 35, 45, 50। डी एक्स भी बिल्कुल वैसे ही, x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब मान लो मैंने इसमें a25 की जगह 35 भी ले लिया, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे। तो इसलिए कभी भी आपस में जब स्टूडेंट्स आंसर मैच करते हैं तो जो वैल्यूज़ मैच करते हैं तो वैल्यू डिफ़र हो सकती हैं, बट फाइनल आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि हो सकता है किसी ने एज्यूमिंग 25 लिया हो, किसी ने 35 लिया हो, बिकॉज मिडिल की फिगर लेनी है, कोई भी ले सकते हैं।
अब ये आ गया -30, -10, 0, 10 और 20। अब d डैश x इज dx अपॉन c, तो c की वैल्यू 10, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब f d डैश x -24, -10, -3, 0, 12 एंड 12, तो ये आ गया -37, ये आ गया 24। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ फिगर आ गई माइनस कितनी आ गई 13, समेशन f d डैश x इज इक्वल टू -13। अब हमने इसमें वैल्यू पुट की, देखो ये वाला फॉर्मूला है, x में a इज़ 35 प्लस -13 अपॉन 14 इंटू 10। अब देखो इसे सॉल्व करो, 35 ये कैंसिल हो गया, 13 अपॉन 4 इज -3.25। आंसर अगेन मैजिक comes here, that your answer will be the same, right? अब इसमें हमारे पास और अलग से केसेस भी आते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हें इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, वेयर अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। अपर लिमिट यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास 10 to 19, फिर 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी अपर लिमिट इंक्लूडेड है, मतलब क्लास इंटरवल यहाँ पर भी 10 ही है। क्यों? क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, अगर हम 10 to 19 में 19 को इंक्लूड करें तो क्लास इंटरवल 10 ही आ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी मान लो तुम्हें दिया 2, 6, 4, 3, 5। अब हमें ऐसे में क्या करना पड़ता है, या तो हम इसको एज इट इज़ ही सॉल्व कर लें, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या रहता है कि इस इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। दूसरा, अगर हमें मेंशन किया है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है तो ठीक है, और नहीं मेंशन किया तो हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करोगे। तो अब इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर 19 और 20 का डिफरेंस 1 है, 30 एंड 29 का डिफरेंस 1 है, 40, 39 का डिफरेंस 1 है, तो 1/2 0.5। लोअर लिमिट में से माइनस कर दिया कन्वर्जन फैक्टर, और अपर लिमिट में प्लस कर दिया कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि 9.5 to 19.5। ये एक जगह से माइनस करते गए और दूसरी जगह प्लस करते गए। अब वापस वही मिड वैल्यू निकाल दी। मिड वैल्यू कैसे आएगी, 19.5 प्लस 9.5, तो 29/2 14.5, देन 24.5, 34.5, 44.5 एंड 54.5। तो अब हमारे पास dx, इसमें तो एज्यूम मीन हमारे पास सेंटर वैल्यू है ही, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ठीक है ना। जब मिडिल हमारे पास कोई वैल्यू हो तब तो कन्फ्यूजन होती ही नहीं है।
दिस इज -20, -10, 0, 10 and 20. Then d dash x is -2, -1, 0, 1 and 2. कैसे dx में कैसे निकाला, x माइनस a, तो ये x है और ये a है. d dash x कैसे निकाला, dx अपॉन c, c क्या है 10 है, कॉमन फैक्टर. अब f d dash x, ये तुम्हारे पास f2 माइनस, दिस इज -4, -6, 0, 3 and 10. तो दिस इज -10, दिस इज 13, समीशन f d dash x इज 3. अब इसमें वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मीन इज इक्वल टू a प्लस समीशन f d dash x अपॉन n इंटू आई हो या c हो, इट डजेंट मैटर. 34.5 प्लस 3 अपॉन, इसका टोटल करें, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12 एंड 8 20. तो दिस इज 20 इंटू 10. तो हमारे पास ये आ गया आंसर 34.5 प्लस 1.5, 36. ठीक है. तो हमारे पास ऐसी वेरियस सीरीज होंगी. मान लो तुम्हें मिड वैल्यूज गिवन है, मिड वैल्यूज में तुम्हें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 3, 9, 3, 2, 5. अब हमें तो मिड वैल्यू निकालनी होती है, तो ज़रूरत ही क्या है फिर. सिंपल क्वेश्चन मिल गया आपको, एक स्टेप किया हुआ मिल गया ना. देखो ना, यहाँ पर आपने मिड वैल्यू निकाली क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए. इससे पहले भी आपने पहले मिड वैल्यू निकाली. जब भी हम कंटिन्यूअस सीरीज कर रहे हैं, हम मिड वैल्यू ही निकाल रहे हैं पहले. तो अब अगर तुम्हें मिड वैल्यू दी ही हुई है ऑलरेडी, तो बहुत अच्छी बात है. ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेप किया हुआ मिल गया, तो थैंक यू. इसी तरह से हमारे पास अगर हमें लेस देन सीरीज दी हुई है, मान लो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50. मोर देन 10, मोर देन 20, more than 30, more than 40 and more than 50. ठीक है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें दी 3, 5, 10, 16, 20. इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी 20, 18, 15, 8, 7. तो ये है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हमें पहले इन सीरीज़ को एक नॉर्मल सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. कैसे? हमेशा लेस देन सीरीज़ में दिस बिकम्स योर अपर लिमिट, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. लेस देन क्यूमुलेटिव सीरीज़ में हमेशा ये वाली वैल्यूज़ जो होंगी, ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ आपकी अपर लिमिट में काउंट होंगी, 10, 20, 30, 40, 50. और फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी 3. फिर हम माइनस करना स्टार्ट करेंगे. 3, फिर 5 माइनस 3, 2, फिर 10 माइनस 5, 5, 16 माइनस 10, 6 एंड 20 माइनस 16, 4. ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ये आपको शो करना ज़रूरी नहीं होता है.
ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको ये शो नहीं करना। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिना इसके भी कर लोगे। ठीक है, अब ये तुम्हारा x हो गया और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब वही सेम स्टेप्स, मिड वैल्यू निकालो, कोई भी मेथड यूज़ करो। ऐसे ही मोर देन की जब हम बात करेंगे तो ये सब हमारे लिए लोअर लिमिट बन जाएगा। मतलब 10 to 20, 20 to 30, ये सब लोअर लिमिट बन गया। ठीक है, अब ये लोअर लिमिट बन के हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे आए थे, यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे वाली 7, फिर 8 - 7 1, 15 - 8 7, 18 - 15 3 and then 2. Now it becomes a normal frequency distribution continuous curve. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल अर्थमेटिक मीन था जो हमने निकाला। अब अगर आपको कंबाइंड मीन निकालना है, कंबाइंड मीन का मतलब क्या हुआ, मान लो दो क्लासेस हैं, एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन ए में मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स सेक्शन ए के एवरेज मार्क्स 70 हैं और इसके एवरेज मार्क्स 80 हैं। ये दोनों ही सेक्शन क्लास 11 के हैं। तो ये तो ठीक है, हमने ये एवरेज निकाल दी, अभी तक जितने भी हमने मेथड किए उससे एवरेज निकाल दी। अब मुझे ये चाहिए कि टोटल एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास 11 कितने हैं, तो मुझे कंबाइंड मीन यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे आजकल बारिश के दिन चल रहे हैं, पहले हफ्ते की एवरेज रेन इतनी थी, सेकेंड वीक की एवरेज रेन इतनी थी, थर्ड वीक की एवरेज रेन इतनी थी और फोर्थ वीक की एवरेज रेन इतनी है। तो पूरे महीने की एवरेज रेन कितनी हुई, हमने 4 एवरेजेस निकाली और फिर हमने पूरे महीने की एवरेज निकालनी है, तो कंबाइंड मीन यूज़ होगा। तो कंबाइंड मीन तब होता है जब आपने ऑलरेडी एवरेज निकाली और फिर आपको दोबारा से एवरेज निकालनी है। तो फॉर्मूला 2 हम लेके चलते हैं, तो मीन ऑफ फर्स्ट इंटू n1, मीन ऑफ 2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर 3 है तो मीन ऑफ 1 इंटू n1, मीन ऑफ 2 इंटू n2, मीन ऑफ 3 इंटू n3, और जहाँ तक भी निकालना है n1, n2, n3, जितने भी सीरीज़ हैं। आप लोगों के सिलेबस में 2 या 3 से ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है, 2 या 3 से ज़्यादा आपके सिलेबस में कभी नहीं आती है। अब इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लेके चलें अगर, तो हमारे पास 2 सेक्शंस हैं ए एंड बी। तो हमने फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन हो उसी फॉर्मेट में आंसर को प्रेजेंट करोगे। ये हमारे पास एन ए, ये एन बी, ये मीन ऑफ ए और ये मीन ऑफ बी, यानी कि 70 इंटू 40, 80 इंटू 60, 40 प्लस 60।
अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, 2800, 4800। पूरी क्लास के 11th क्लास के एवरेज मार्क्स हैं 76। सेक्शन ए के एवरेज 70 थे, सेक्शन बी के 80 थे, और पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 76 आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कंबाइंड में निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे करेक्ट मीन निकालना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, ये सब। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है करेक्ट मीन। कि मीन, अगर हमसे गलत मीन निकल गया तो हम करेक्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है। अब इन 50 स्टूडेंट्स की क्लास में एवरेज मार्क्स तुम्हें दिए हैं 45। हमें बोला गया मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट wrongly read as 53 instead of 35। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने गलत मार्क्स यहाँ पे डाल दिए तो हमारे पास गलत ही मीन आएगा। ठीक है, तो ऐसे में हमें पहली बात मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। अब तुम्हें समेशन एक्स का मतलब क्या होता है, जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं सबको ऐड करना। अब हमारे पास अगर ये रॉन्ग मीन है 45, एन तो हमारे पास है 50, तो इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे समेशन एक्स भी रॉन्ग ही आएगा, क्योंकि हमने रॉन्ग मीन की वैल्यू ली है तो समेशन एक्स भी हमारे पास रॉन्ग वैल्यू ही आएगी, क्योंकि मीन की वैल्यू गलत है। अगर मीन की वैल्यू गलत है तो समेशन एक्स की वैल्यू भी गलत आएगी। तो करेक्ट समेशन एक्स क्या होगा, जो भी रॉन्ग समेशन एक्स है उसमें से रॉन्ग वैल्यूज माइनस कर दो और करेक्ट वैल्यू प्लस कर दो। जो भी इनकरेक्ट वैल्यू है वो माइनस कर दो। एक के जगह अगर 2 स्टूडेंट्स भी हैं तब भी उन 2 स्टूडेंट्स का भी, एक की जगह अगर 2 स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं तो हम उस केस में भी यही सेम चीज़ करेंगे कि जो भी रॉन्ग वैल्यूज़ हैं उन्हें माइनस कर देंगे। हमारे पास 2250 कितनी थी, रॉन्गली रेड एज 53, रॉन्ग वैल्यू 53 और करेक्ट वैल्यू 35। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, हम 53 माइनस कर देंगे और 35 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया 2232। तो करेक्ट मीन, करेक्ट समेशन x अपॉन n, 2232 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आ गया 4.64। ये हमारे पास करेक्ट मीन आ गया। अगर इसकी जगह 2 वैल्यूज़ भी होती, एक और एग्जांपल लेके करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th 100 हैं सब सेक्शंस के मिला के, एवरेज
मार्क्स हमारे पास हैं 70। अब मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स फाउंड wrongly recorded as 43, 72 एंड चलो इसको थोड़ी सी ईजी फिगर्स ले लेते हैं, कैलकुलेशंस ईजी रहेंगी। 40, 70 एंड 30 इंस्टेड ऑफ 60, 80 एंड 90। 3 स्टूडेंट्स के मार्क गलत रिकॉर्ड हो गए 40, 70, 30 इंस्टेड ऑफ 60, 80, 90। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये करेक्ट वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास अगेन मीन का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n। मीन हमें दिया है 70, समेशन x अपॉन 100, तो रॉन्ग समेशन x 7000, करेक्ट समेशन x 7000 माइनस, इन सबको ऐड करके एक साथ माइनस कर देंगे और प्लस 60 प्लस 80 प्लस 90, तो 7000 में से 140 माइनस और 170 एंड 230 प्लस, तो अल्टीमेटली 7090 आ गया। और करेक्ट मीन, करेक्ट समेशन x अपॉन n 7090 अपॉन 100 दैट इज 70.90। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट एवरेज आ गई। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो भी मीन होगा उसकी वैल्यू करेक्ट आ जाती है। अब इसके बाद जो और वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारे पास आती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती है, मान लो तुम्हें ये दिया हुआ है 10, फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे दी सपोज 3, 6, 2, 8 और ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं पता। अब ऐसे में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं समेशन fx अपॉन n, और सपोज आपको यहाँ पे मीन की वैल्यू दी हुई है 25। ठीक है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे f1 या इसको हम एज्यूम कर लेंगे x। ठीक है, तो fx क्या हो गया 30, 120, 60, 320 एंड 50x। तो मीन 25 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, 120, 150 प्लस 60, 210 प्लस 320 इट इज़ 530। तो हम कह सकते हैं 530 प्लस 50x, 530 प्लस 50x अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई 9, 11, 19 प्लस x। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे
तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 25 से इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 475 प्लस 25x, 530 प्लस 50x, ये आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा इधर। तो 25x इज इक्वल टू 475 माइनस 530। कुछ और वैल्यू लेके करते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास आती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जो। तो उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मान लो ये तुम्हें x दिया हुआ है, ये तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एक वैल्यू मिसिंग है फ्रीक्वेंसी की। तो जो वैल्यू मिसिंग है उसे x एज्यूम करके fx लिख लिया। 30, 120, 120, 40x एंड 350। मीन का फॉर्मूला सिंपल वाला ही लगाएंगे ये। अब समीशन fx कितना हो जाएगा? 30 प्लस 120 प्लस 120 और प्लस 350, ये हो गया 620 प्लस 40x। इसका टोटल हमने किया तो 20 प्लस x, तो 45 620 प्लस 40x अपॉन 20 प्लस x। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी है सारी। तो 45 इज इक्वल टू 620 प्लस 40x अपॉन 20 प्लस x। तो ये आ गया 90 प्लस दिस 620 प्लस 40x। ठीक है, ये ना मैं क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम कर रही हूँ जिसमें नेगेटिव में आ रहा है। रुको बुक से ले लेते हैं, शायद मेरा क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव में नहीं आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें मैंने मार्क्स लिए 5, 15, 25, 35, 40। मेथड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड यूज़ करना सबसे आसान है, इसलिए हम डायरेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ करने को तुम कोई भी कर सकते हैं। तो जनरली कोशिश करते हैं डायरेक्ट ही करें, लेकिन अगर कभी फिगर्स बहुत बड़ी हों, अजीब हों, तो तुम इनडायरेक्ट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बाद इस फ्रीक्वेंसी को मान लो मैंने f1 एज्यूम कर लिया, तो मैंने fx निकाला 25, 105, 300, 35 f1 and this is 225 and 165। इसका टोटल किया तो n आ गया 32 प्लस f1 और इसका टोटल किया समीशन fx, तो ये आ गया 820 प्लस 35 f1। अब मैंने मीन हमें यहाँ पे दिया हुआ है सपोज 30, तो हमने मीन का फॉर्मूला लगाया समीशन fx अपॉन n। 30 820 प्लस 35 f1 अपॉन 32 प्लस f1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 0 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 960 प्लस 30 f1 इज इक्वल टू 820 प्लस 35 f1। ठीक है, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो 960 माइनस 820, 35 f1 माइनस 30 f1, तो 5 f1 इज 140 और f1 इज 28। इसी तरह से तुम्हें ये भी हो सकता है कि x की कोई वैल्यू मिसिंग कर दे और फ्रीक्वेंसी सारी दे दें, तब भी सेम ही चलेगा।
ऐसा नहीं होगा कि अगर x की दे रखी है मिसिंग तो हम कोई और मेथड यूज़ करेंगे, मेथड सेम ही चलेगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कहाँ पर वैल्यू मिसिंग दी हुई है, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यू कहीं भी हो सकती है, x में भी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी में भी हो सकती है, मेथड सेम रहेगा। अब बात आती है कि अगर आपको उसमें कंबाइंड मीन में अगर कुछ मिसिंग दे रखा है तो क्या करेंगे। कंबाइंड मीन जो हमने किया था ये वाला फॉर्मूला, ये हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था। इसमें अगर हमें उन्होंने बोला कि 2 सेक्शंस हैं, एक है ए एक है बी, ठीक है, और कंबाइंड मीन दोनों सेक्शन का 38 मार्क्स है, ओके। फिर अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखें तो इसमें 60 हैं और इसमें 40 हैं। मीन मार्क्स देखें तो सेक्शन ए के 40 हैं, इसके नहीं पता। टोटल हमारे पास 1, एक ये इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। हमें 5 में से कोई भी 4 गिवन है, अभी ये वाली मिसिंग है, इसकी जगह हो सकता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिसिंग हो जाते, इसके बिना हो सकता है इसके मीन मार्क्स मिसिंग होते, कुछ भी मिसिंग हो फॉर्मूला वही का वही चलेगा। इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी 38, मीन मार्क्स ऑफ फर्स्ट 40 इंटू 60 प्लस इसके मान लो हमने निकाल दिया मीन ऑफ सेकंड बी निकाल दिया, तो यानी कि मीन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 40, इसको एक्स एज्यूम कर सकते हो थोड़ा इजीली लिखना हो तो, और नीचे 60 प्लस 40, तो अब 60 प्लस 40 100, 3800 इज इक्वल टू 2400, 40 मीन बी। इधर इसको माइनस किया तो कितना आया 1400 इज इक्वल टू 40 मीन बी। तो अब 1400 अपॉन 40, तो 1400 अपॉन 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 मार्क्स, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 35। तो तुम्हें किसी भी तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग इंफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेटेड मीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेटेड मीन का। वेटेड मीन की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास इक्वल वेट्स नहीं होते। जैसे कि मान लो तुमने काफ़ी सारी आइटम्स परचेज़ की, अब हर एक का प्राइस अलग अलग है और सब अलग अलग क्वांटिटी में परचेज़ किए। जैसे कि हम यहाँ पे कहें कि आइटम्स तुमने एक फ्लोर, घी, शुगर, पोटैटो एंड ऑयल, ये सारी आइटम्स तुमने परचेज़ की। सबका जो प्राइस था पर केजी वो अलग अलग था, इसका 20 था, इसका 400, ये 20, ये 10 और ये 70। तो ऐसे में एवरेज प्राइस अगर निकालना हो तो वैसे तो बहुत आसान है कि अगर वो सब चीज़ें खरीदे और सबका एवरेज प्राइस निकाले तो कितना होगा, सबको ऐड किया और डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर सबका वेट बराबर हो लेकिन उसने जो क्वांटिटी परचेज़ की वो सब में अलग अलग की। मान लो उसने फ्लोर तो 30 kg लिया लेकिन घी 20 kg लिया, शुगर 10 ली तो पोटैटो 30 लिया, ऑयल 50 लिया, सबकी अलग अलग क्वांटिटी ली।
तो अब उसका एवरेज जो भी प्राइस होगा, मीन प्राइस होगा, वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें वेटेड मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे x WX अपॉन समेशन W, फ्रीक्वेंसी की जगह वेट्स आ गए, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे यही है कि फ्रीक्वेंसी की जगह वेट आ गए, ये x है और ये वेट्स हैं। तो WX 600, 800, इसका टोटल किया तो 12,690, तो ₹90 will be weighted mean price। ठीक है। इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, इको, अकाउंट्स, BST, मैथ्स। मार्क्स आए, इंग्लिश में आए 40, इको में आए 45, अकाउंट्स में आए 50, BST में 40 और मैथ्स में 50। अब अगर एवरेज मार्क्स निकालने हो तो बहुत आसान है, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया। लेकिन हमने कहा नहीं, हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस अलग है। हमारे जो इंग्लिश की वेट है वो सबसे ज़्यादा है, इंग्लिश की वेटेज, इको अकाउंट्स की वेटेज 2 है और मैथ्स की वेटेज 1 है। मतलब हम मैथ्स को सबसे कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम इंग्लिश को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ऐसे अगर तुम्हें वेट्स गिवन है तो हमें ये x हो गया, WX, ठीक है। और इसका टोटल, तो वेटेड मीन 440, क्योंकि ये आ गया समीशन WX, ये आ गया समीशन W। 44 मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स 44 होंगे, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 होती हैं, मतलब 2 हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं जो मिसिंग हैं, ठीक है। तो मान लो तुम्हारा, अब थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। क्लास इंटरवल है 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120 और 120 to 160, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 6, ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है और ये है 2। हमें मीन दिया हुआ है 60 और हमें इसका टोटल भी दिया हुआ है, ठीक है, 20, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें हमें अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है, मान लो इसको हमने ले लिया x और इसको हमने ले लिया y, या F1 F2 भी ले सकते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी। पहले तो वही मिड वैल्यू निकालो कि 20, 60 और 100 और 140। FM निकाल दिया 120, 60x, 100y, 280। इसका टोटल हमने कर दिया 280 एंड 120 कितना हुआ 300, 400, 60x,
100y। ठीक है, अब पहले हम इक्वेशन 1 बनाएंगे फ्रीक्वेंसी से। 6 + 2 8 + x + y = 20, तो x + y = 12। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन मीन से बनाएंगे। मीन = समीशन FM/n। फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई थी ना, सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई समीशन FM/n। तो मीन 60 है, हमने मीन की वैल्यू रख दी, समीशन FM की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू 20 कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1200 - 400 = 60x + 100y। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी फ्रीक्वेंसी से डराइव होकर आई, 8 + x + y 20, x + y 12 और x = 12 - y। सेकेंड इक्वेशन हमारे इस फॉर्मूले से निकल कर आ गई कि मीन की वैल्यू रखी 60 = 400 + 60x + 100y/20। तो इससे हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। Now put the value of x from equation 1 into equation 2। ये इक्वेशन 2 है, तो 60 12 - y y = 80/42। तो हमारी फ्रीक्वेंसी 2 जो y की वैल्यू है, और x + y = क्या था 12, तो x + 2 = 12, x = 10। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 10, इसकी वैल्यू आ गई 2। गॉट इट। तो इस तरह से मीन के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं।